हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे थोड़ी सी निराशा और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरआरबी जेईई के रिजल्ट्स आए हैं जो मेरे और कुछ लोगों के अनुकूल नहीं रहे हैं। बाकी जिन लोगों के अनुकूल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उनके डीवी के लिए, उनके मेडिकल के लिए और उनके आगे के फ्यूचर के लिए। हम लोग जो बाहर हुए हैं, जो लोग एलिमिनेट हुए हैं, उनके लिए आगे क्या संभावनाएं हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग एक खूबसूरत से कोट के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि गिर कर संभलना ही तो असली जीत होती है, जो हार के रुक जाए उसकी तो किस्मत होती है। आज गिर गए हो, कल उठो फिर से, मंजिल मिलती है तो बस हौसले की राह पकड़ के। तो हौसला बहुत ऊंचा रखना है दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा अपना जो स्कोर कार्ड है। देखिए, स्कोर कार्ड जो इस बार जो मैकेनिकल में शिफ्ट 2 में 8 कैंसिल्स क्वेश्चन जो हुए, 8 कैंसिल हुए हैं और यहाँ पे 8 क्वेश्चन कैंसिल होने के बाद जो मार्क्स बनता है वो टोटल मेरा रॉ मार्क्स है 105 और यहाँ पे जो रॉ मार्क्स टोटल फुल वन प्रो रेटेड मार्क्स है 150 में, वो 111 है। इससे पहले जब आंसर किया आया था तो मैंने चेक किया था तो उस समय मेरा 104.7 था और मेरे टोटल यहाँ पे जो 11 अभी दिखा रहे हैं वो 16 क्वेश्चन गलत थे। तो यानी कि 5 क्वेश्चन जो मेरे गलत थे वो कैंसिल हुए हैं और यहाँ पे 111 क्वेश्चन जो मेरे सही थे वो अभी 109 दिखा रहे हैं। यानी 2 क्वेश्चन मेरे जो सही थे वो अभी कैंसिल हुए हैं। खैर जो भी हो, फाइनल रिजल्ट तो ये है। बात तो सही है। यानी कि नो, शॉर्टलिस्टेड नहीं हूँ मैं। और हमने थोड़ा सा पिछले ही मेथड से जो हमने वीडियो जो जिस मेथड से हमने कैलकुलेट किए थे नंबर्स, उससे कट ऑफ मार्क्स निकालने की कोशिश किए हैं। तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया है वो 112 है और मेरा 111 है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक नंबर से मैं छट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूआर का कट ऑफ जो था 114 था, यहाँ पे 121 जो है वो मैक्सिमम कट ऑफ था यूआर का। और बाकी कुछ कैटेगरीज के मैंने नहीं निकाले हैं, कुछ कैटेगरीज के जो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है वो यहाँ पे आपके सामने है। तो कुछ लोग को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कमेंट्स के जरिए थोड़ा सा सपोर्ट किया है, कमेंट्स के जरिए मुझे हौसला अफजाई किया है। तो इन्होंने लिखा है कि डोंट वरी, कीप हार्ड वर्किंग, मे बी यू विल गेट समथिंग बेटर देन दिस, होप आई विल गेट बेटर देन दिस। थैंक यू आपको बहुत, डोंट वरी। ये इन्होंने भी, इन भाई को भी थैंक यू। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो वही बात है कि अगर आप सेलेक्टेड नहीं हैं, जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो सेलेक्टेड नहीं हुए आरआरबी जेईई में, तो अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, क्या बचता है हमारे लिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या आरआरबी एलपी। तो बहुत सारे लोगों मेरे जैसे होंगे जिन्होंने आरआरबी एलपी का फॉर्म भी भरा होगा और वो अभी साइको स्टेज तक आ भी गए होंगे। साइको उन्होंने दे भी दिया होगा और उनका साइको अच्छा भी गया होगा, किसी का नहीं भी गया होगा। लेकिन साइको रिजल्ट्स आने के बाद दुविधा ये है कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या ज्वाइन करेंगे। तो मैं तो फ़िलहाल ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे घर का सिचुएशन जो है वो थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं ज्वाइन करूँगा। और ज्वाइन करने के साथ, ज्वाइन करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन है वो पूरा हो जाए। आप लोग जैसा चाहें वो आप लोग करें। मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन करें और उसके साथ अपना तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी किया है, वो लोग ज्वाइन करने के बाद कैसे लीव लेकर के या कैसे करके 6 महीने का वो मेडिकल बना के या जो भी वो लोग तैयारी करने निकल जाते हैं। तो वैसा अगर कोई प्रोसेस है तो हम लोग भी करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे अपने आरआरबी एलपी को, स्पेशल वीडियो बनाएंगे आरआरबी एलपी के लिए। उसके बाद देखते हैं आरआरबी जेईई, सॉरी एसएससी जेईई। एसएससी जेईई का भी जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका था और एग्जाम फॉर्म भी शायद डेट खत्म हो चुका है। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो निश्चित तौर पे तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। इसी पे हम लोग साथ मिल के तैयारी करेंगे और क्या क्या मटेरियल्स हैं, किसके पास कोई किस तरीके से तैयारी कर रहा है, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी देखते हैं कि एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में क्या कॉमन है, उनको कॉमन सिलेबस को हम लोग चेक करेंगे और वहाँ से तैयारी को अपने किस तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लास्ट में होने वाला है, लास्ट अक्टूबर में होने वाला है। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। लेकिन आरआरबी जेईई 2025 का क्या, आरआरबी जेईई 2025 कब आने वाला है, क्या आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर में आए। वो कैसे कि इनका जो आरआरबी का एनुअल कैलेंडर इन्होंने जो जारी किया है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जून 2025। तो जून 2025 तो बीत गया, क्योंकि ये प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीनियर इनका जो जून 2025 कब का बीत गया। अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने लोको पायलट का दिया था वो मार्च यहाँ लास्ट में है, तो इन्होंने मार्च में दिया, लिखा हुआ है जनवरी। यहाँ पे जून लास्ट में है तो टेक्नीशियन का इन्होंने जून के लास्ट में दिया। तो उसी तरीके से हम लोग सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग सितंबर में देंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर है 2025 का वो क्या कहता है। तो एसएससी का कैलेंडर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन जूनियर इंजीनियर के लिए है। तो जेई वाला सेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी इनका तो थोड़ा फिक्स होता है कि ये लोग अपना डेट पहले, एग्जाम डेट पहले ही दे देते हैं। उनका एग्जाम डेट नहीं दिया हुआ है, बस नोटिफिकेशन देने का डेट उन लोगों ने एक्सपेक्टेड दिया है, वो भी क्रॉस हो रहा है। तो इसीलिए सर लोग जो हैं वो रेलवे रिफॉर्म्स का आवाज़ उठा रहे थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एसएससी जेईई 2025 के सिलेबस में आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, और बाकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मैच कर रही होंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस यहाँ भी है और जनरल अवेयरनेस यहाँ भी है। यहाँ जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस भी आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे साइंस है, मैंने देखा है सिलेबस टेस्ट दे करके साइंस भी उसमें पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है अपेक्षाकृत। यहाँ पे साइंस थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। और हमने जो 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था उसमें हम लोग देखते हैं कि साइंस का कितना बढ़िया पोर्शन था RRB जेईई में CBT 1 में। बाकी यहाँ से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मैथ है जो कि आप देख सकते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है। और बाकी टेक्निकल का हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, टेक्निकल का हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देखते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या क्या 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट है हमारे पास। हम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आपका एकदम पीसफुल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। वो आपका लाइब्रेरी हो सकता है, आपका घर हो सकता है। घर इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि घर पे या कहीं पे भी रूम पे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बेड आपके पास होता है, आप जाके बेड पे लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो थोड़ा सा आलसीपना ज़्यादा होता है घर पे। तो लाइब्रेरी में अगर आप रहते हैं, अगर आप उस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो लाइब्रेरी बेहतर चीज़ है। वहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप शांति से जितने घंटे के लिए आप जाते हैं उतना आप एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द 70 to 80% आप टाइम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। बाकी 10% 20% लोग सो जाते हैं या इधर उधर घूमते हैं, तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन आगे देखते हैं कि नो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरीके से ऑफ कर दीजिए। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या जो भी जितने भी प्रकार के फेसबुक वगैरह हो गया, सबको बंद कर दीजिए। ये सबसे दूर रहिए अगर आपको आगे मेहनत करना है। मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी CBT 1 के दौरान, मतलब ये 2024 वाले ALP RRB के दौरान, या जो भी मैंने प्रिपरेशन करी हैं उसमें ये चीज़ें फॉलो की हैं। फिर नो पॉलिटिक्स। आपको पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, ना चीज़ें कुछ पोस्ट करनी है, ना कुछ करना है, ना किसी के बारे में बात करना है। अगर आप इसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होगा और लोगों के साथ अनबन हो सकती है। तो इस चीज़ से भी आप दूर ही रहे तो बेटर है। इससे दूर रहें और इससे दूर रहें। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता करने के लिए आप क्या करिए, अपने सिलेबस को प्रिंट करके सामने चिपका लीजिए या पिंच करके अपने बैग में, अपने पास जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ रखिए, ताकि आप तुरंत ही उस सिलेबस को चेक कर सकें कि मैं कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा, या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अनुकूल तो है, उसमें क्या क्या मुझे कोई छूट तो नहीं रहा है। दूसरा चीज़ कि आप उस सिलेबस से अपने वीक चैप्टर्स को पिक आउट कीजिए, निकालिए और उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, जो आपके वीक हैं, क्योंकि अभी टाइम है। और टाइम जब है तो उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये फिर से करने वाला हूँ, मैंने ये प्रोसेस किया था और मैं फिर से ये प्रोसेस करने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल आपके पास रेडी होने चाहिए। कुछ स्टडी मटेरियल मेरे पास बहुत कुछ अवेलेबल हैं। सेकेंड हैंड बुक्स मैंने मेडिजी के ख़रीदा था अपने कॉलेज टाइम में ही, तो वो मेरे पास है और उनको मैं पढ़ता हूँ। उनसे क्वेश्चंस ESC वगैरह के, गेट के हालांकि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं या थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं सोल्व करता हूँ। ESC वाला खास करके ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो जो मेरे पास बुक है लगभग 1000 में उन्होंने बहुत सारा मटेरियल दे दिया था, तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहा था। अब दूसरी चीज़ है कि मैंने यूट्यूब पर को काफ़ी बढ़िया से यूटिलाइज किया था कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं सर्च करके और वो वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, अच्छा रहता है, जैसे गियर इंस्टीट्यूट का सर का जो वीडियो है वो काफ़ी, उसमें उनको अच्छा मटेरियल मैं देख पाता था। वो काफ़ी वीडियो के दिखा करके काफ़ी फील दिला करके वो वीडियो बनाते थे, तो वो जो है काफ़ी मदद मिला और मैं उन्हें सेव करता गया। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके मैं उन्हें सेव करता गया। आप भी उस तरीके से सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके
अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो को सेव करते जाइए, ताकि आप बाद में देखें तो आपको एक बार देखने पे आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें आप बाद में ढूंढेंगे कि ये वीडियो रहता तो मैं फिर से समझ जाता। तो इसलिए ये ज़रूरी है, और ये मैंने किया था। दूसरी चीज़ है कि आपको, अगर आप हैंड शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो हैंडबुक खरीद लीजिए। और कुछ लोगों का रिकमेंडेशन मैंने देखा था कि एसएससी जेईई के लिए वो लोग यूथ का हैंडबुक खरीदने के लिए कह रहे थे, और तो मैं भी अभी ट्राई करूँगा। मैंने हैंडबुक कोई खरीदा नहीं था, मैंने अपने नोट्स का इस्तेमाल किया था, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनका इस्तेमाल किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी इस बार हैंडबुक खरीदूँ, और मैं यूथ का हैंडबुक मैंने ऑर्डर कर दिया, और उससे मैं रिवीजन किया करूँगा। उस पर लिखा है कैप्सूल, यूथ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल लिखा हुआ है, और लगभग 200 रुपये के आसपास का उसका कीमत मैंने देखा था अमेजन से। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स जैसे बनाते जाएंगे, खुद का शॉर्ट्स नोट होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अगर आप दूसरे से नोट्स खरीदते हैं, दूसरे के शॉर्ट नोट्स को यूज करते हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस कलेक्ट करिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास मेडी जी के बुक्स हैं। अगर आपके पास भी कोई बुक है जिसमें क्वेश्चंस हैं, या किसी आपके भैया या कोई पहले तैयारी करने वाले लोगों के पास कोई बुक है, वो कहीं से क्वेश्चंस है, या पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम से या कहीं से भी मिल जाता है, तो उसको आप कलेक्ट करके एक फाइल या फोल्डर में बना करके आप रखिए। जिसके पास कंप्यूटर है और जिसके पास मोबाइल है, वो लोग भी मोबाइल फ़ोन में अपने फ़ोल्डर अलग से इसके लिए फ़ोल्डर बना करके, आरआरबी जेईई के लिए, एसएससी जेईई के लिए फ़ोल्डर बना के मटेरियल्स को रख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट सीरीज, जिसे भूलना नहीं है। टेस्ट रेगुलर देना है। मैंने देखा है काफ़ी इफेक्टिव होता है टेस्ट देना। टेस्ट देने से ही बहुत सारा सुधार आता है, इंप्रूवमेंट आता है नंबर्स में, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। मैं मानता हूँ कि टेस्ट आपको लो कॉन्फिडेंस भी देता है, लेकिन टेस्ट आप अगर सही तरीके से दें, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सेक्शन वाइज, पहले अगर जैसे-जैसे आप सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जो आपको जैसे मैंने बताया कि वीक सेक्शन पहले उठाइए, तो उस सेक्शन को आप कंप्लीट करते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तो उसका टेस्ट आप दे दीजिए। इस तरीके के टेस्ट जो अवेलेबल होते हैं वो टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। वो आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। आप आरआरबी, एलपी, जेईई, बहुत सारे सीजीएल, एसएससी वगैरह, ये सब का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ढंग से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन रखे होंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते होंगे। और इसको आप डेली सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप समझेंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको, क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन में बदल पा रहा हूँ कि नहीं, उसको सोल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। बाकी है, अगर आप फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होगा। 70% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट देते हैं तो आपको फुल कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, और बाकी सिलेबस धीरे 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 आपको देने के साथ ही कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं आरआरबी जेईई में ही या फिर एसएससी जेईई में ही, वो क्वेश्चंस देने के साथ, टेस्ट देने के साथ सॉल्व होते जाते हैं। आप थ्योरी पढ़कर कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ के आपको आप आधा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा वो कोई उसका मतलब नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था, और आगे की जर्नी में मिलेंगे हम लोग इसी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।